ऑफ टेम्पल्स भुवनेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपको एक वर्चुअल टूर देने का भुवनेश्वर का, और एक्सप्लोर करूंगी भुवनेश्वर के सारे प्लेसेस, और आप भी मेरे साथ घूम सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए घूमते हैं भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल और टेम्पल सिटी है। ये सिटी ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी में बिंदु सफर लेक के चारों तरफ बनवाई गई थी। यहाँ पे मोस्टली जैन और बुद्धिस्ट के टाइम के आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं। ये शहर उड़ियाई कल्चर और ट्रेडिशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन है, जहां इंडिया के ऑलमोस्ट सारे सिटी से ट्रेन आती है। यहाँ बस स्टॉप भी बना हुआ है, बट आई विल सजेस्ट कि आप प्राइवेट बस से ही यहाँ आए। कोलकाता जैसे सिटी से यहाँ डायरेक्ट बस सर्विसेज अवेलेबल है। यहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हैं। मैं भुवनेश्वर आ गई हूँ और मैंने अपना जो रूम लिया है उसके लिए जो टैरिफ मैंने पे किया है वो 1000 रुपीज़ है, जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था वाईबीडी से। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने चेक किया या ऑफलाइन प्राइस कंफर्म किया, इधर ज़्यादा महंगा था तो मैंने ऑनलाइन बुक किया। सो दिस इज माय रूम, लेट मी शो यू। And 1000 I think it's quite fine, and washroom is there, big mirror is there, and one cupboard is also there, so it's fine. मैंने अपने दिन की शुरुआत की नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के साथ, जो इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी वाला जू है। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ की लोकल बस में, और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ नंदन कानन, जो कि बहुत फेमस एक जू है। और यहाँ से जो मैंने फेयर पे किया है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन है, मतलब आप 25 रुपीज़ में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट वहाँ पे बस जाती है, और रिटर्न में इवनिंग तक डायरेक्ट बसेस हैं, और फ्रिक्वेंसी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से घूम सकते हैं। मैं हूँ अभी नंदन कानन में, जो कि भुवनेश्वर सिटी से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ आने के लिए आपको या तो स्कूटी हायर करनी होगी, बट स्कूटी यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है। और जैसे मैंने बताया, आप चाहे तो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो कैब भी ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस जो है वो 50 रुपीज़ है, जिसमें ये बिल्कुल वर्डफुल प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। स्पेशली आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं जिन्हें एनिमल्स को देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। ये एक बहुत बड़ा जू है। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जहाँ आप इसका पूरा कंप्लीट वर्चुअल टूर कर पाएंगे। दिन भर की थकान अगर आपको भुलानी है तो आप शाम को भुवनेश्वर की गलियों में ज़रूर घूमें। मैं लिंगराज मंदिर की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पे रास्ते में जो लेक का व्यू आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कलर्स है। आई डोंट नो कैमरा इसे अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बिकॉज थोड़ा अंधेरा है। बट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल शांति वाली जगह ये है। ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है आपको नीचे जब आप लेक के पास चले जाएंगे तो नहीं मिलेगी, और लाइट्स के साथ में बैठने में आपको मज़ा आएगा। स्पेशली आप अपने पार्टनर के साथ अगर आ रहे हैं तो यहाँ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। लिंगराज टेम्पल के बाहर आपको सब कुछ डिपॉजिट करवाना होता है। अंदर यहाँ पे फ़ोन या कोई भी गैजेट्स ले जाना अलाउ नहीं है। मैं आ गई हूँ फेमस राम मंदिर के सामने, और
और ये जो टेम्पल है भगवान श्री राम का है, राम मंदिर नाम से फेमस है और बिल्कुल ऑन रोड है। जो यहाँ का मेन बस स्टॉप है या आप बोल सकते हैं रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये टेम्पल है। और अभी मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा ये टेम्पल। पास ही में वहाँ पे जूता स्टैंड बना है जहाँ आपको आपके शूज़ रिमूव करके अंदर जाना होता है। ये टेम्पल यहाँ के बाकी सब टेम्पल्स के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर का बना हुआ है। इसी के पास में फेमस फूड शॉप भी है जो मैं अपने भुवनेश्वर के फूड ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ। सुबह की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन के साथ की जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। बड़े लोग तो ऐसा कहते ही थे, मैं भी पर्सनली ये मानती हूँ। तो मैंने अपने आज के दिन की शुरुआत की भगवान श्री राम के दर्शन के साथ। अब मैं आ गई हूँ उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के पास में। और ये जो केव्स है दोनों आमने सामने बनी हुई है। अगर आप देखेंगे अभी जिस प्लेस पे मैं हूँ इसके बैक साइड में खंडगिरी केव्स है और इसके ऑपोजिट साइड में रोड के उस साइड पे उदयगिरी केव्स है। मेन रोड पे ये दोनों बनी हुई है, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। अभी जिस साइड में जा रही हूँ खंडगिरी केव्स की तरफ और ऑपोजिट साइड में है उदयगिरी। तो अभी हम चलते हैं खंडगिरी की तरफ। खंडगिरी केव्स के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं पे करनी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ के जाना होता है। ऑलमोस्ट 150 स्टेयर्स यहाँ पे बनी हुई है। उदयगिरी केव्स जो सिटी से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जहाँ तक आप चाहें तो डायरेक्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 रुपीज़ का टिकट बाय करना होगा। राजा खारवेल के शासनकाल में बनाई हुई उदयगिरी और खंडगिरी केव्स में आप सभी का स्वागत है। ये केव्स राजा खारवेल ने बनाई थी और उनके शासनकाल में आप बोल सकते हैं ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी। उसके बाद में जैन साधु जो है यहाँ पे साधना करने आते थे और उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली इनको अपने हिसाब से बनाया। अब सोच लीजिए ये स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है, उन्होंने कितनी मेहनत करके बनाया होगा। आज के टाइम पे इतनी मशीन्स आ गई, उसके बाद में भी कंस्ट्रक्शन में इतना टाइम लग जाता है। उन लोगों ने अपने हाथों से न जाने कितनी रातों तक जाग कर इसको बनाया है। बट ऐसा जब ये खंडगिरी केव्स जो है उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है। मेरे बैक साइड में जो है वो जैन टेम्पल है। आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं बट वहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउ नहीं है। इनफैक्ट अभी मंदिर भी क्लोज है, साइड से सिर्फ दर्शन अलाउ है। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लोग काफ़ी आते हैं क्योंकि यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। इन केव्स की पेंटिंग बना रहे हैं। क्या बोला? समझे नहीं। मतलब ये इसका केव्स का पेंटिंग बना रहे हैं। ओके। उदयगिरी केव्स जाने के लिए आपको लेना पड़ता है एंट्री टिकट, जिसकी प्राइस 25 रुपीज़ है फॉर इंडियंस। और 15 ईयर से कम के बच्चे अगर आपके साथ हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अंदर ले जा सकते हैं। बट जो टिकट काउंटर बना है वो जहाँ से केव्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको सिर्फ टिकट लेने के लिए इतनी दूर आना होगा और फिर से वापस विज़िट करने के लिए उसी प्लेस पे जाना होगा। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉक आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आ रहे हैं, मैं जैसे रिक्शा से आई थी तो रिक्शा वाले ने पार्क कर दिया,
अब मैं वापस जा रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है और मैं बहुत जल्दी काली होने वाली हूँ। आई एम डैम श्योर, इतनी तेज़ धूप यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कलिंगा वार से रिलेटेड कलाकृतियाँ बनी हुई है जो उस टाइम के युद्ध को दर्शाती है। उदयगिरी केव्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा पिक्चर्स में देखा था बिल्कुल वैसा ही मैंने इसे पाया है। बिकॉज़ नॉर्मली जब भी हम गूगल पे फ़ोटोज़ सर्च करते हैं तो फ़ोटोज़ बहुत ब्यूटीफुल सी आती है, बट प्लेसेस उतने सुंदर नहीं हो पाते हैं। बट ये प्लेस जितना फ़ोटोज़ में अच्छा दिखता है उतना ही रियल में भी अच्छा है। बिल्कुल क्लीन तरीके से इसे मेनटेन किया गया है। चलिए घूमते हैं उदयगिरी केव्स। ये केव सच में बहुत सुंदर और भव्य बनी हुई हैं। यहाँ से जो मेरे बैक साइड में दिखाई दे रही है वो है खंडागिरी केव्स, जो इससे जस्ट पहले मैंने आपको दिखाई थी। और वो टेंपल है जहाँ पे मैंने बताया था कि एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। उसका व्यू यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी उदयगिरी केव्स और वो खंडागिरी केव्स दोनों बिल्कुल आमने सामने, हार्डली एक सिर्फ रोड का डिफरेंस आप बोल सकते हैं। 200 मीटर का हार्डली डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बट टिकट की वजह से आपको थोड़ा चलना पड़ता है। आपको यहाँ पे गाइड लोग पता नहीं क्या क्या स्टोरी बताएंगे, मतलब मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, बट स्टिल जो वो स्टोरी बता रहे हैं और जो यहाँ के केव्स के नाम से पता चल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यहाँ लिखा है बाघ गुफा, मतलब यहाँ पे जंगली जानवर, ऑब्वियसली जहाँ साधु महात्मा रहते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, मतलब जानवर वगैरह रहते ही हैं। ये देखिए इस तरह की गुफाएँ बनी हुई है। सबसे अच्छी बात है कि गुफाओं में रोशनी है, लिटरली। मतलब मैंने इतनी केव्स देखी है बट ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रोशनी है जो नॉर्मली कहीं दिखाई नहीं देती है। ओह गॉड, प्रॉपर है तो थक गई हूँ मैं। इस तरह से हर केव का नाम लिखा हुआ है। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ। केव्स बनी हुई है बुद्धिस्ट एंड जैनिज़्म के बेसिस पे, मतलब उन लोगों के धर्म के संत यहाँ आए थे, साधु लोग, और उन्होंने ये केव्स बनाई थी और अपनी तपस्या के लिए यूज़ करते थे। नॉर्मली केव्स में अंधेरा होता है बट यहाँ के केव्स में उजाला है, क्योंकि इनको इसी तरह से बनाया गया था कि सूरज की रोशनी सीधा केव्स के अंदर आए, जिसकी वजह से दिन में ये गर्म रहे और रात को चांद की रोशनी आए जिससे ये ठंडी रहे। तो पहले के टाइम पे जब नेचुरल रिसोर्सेज से ही सारी चीज़ें की जाती थी तब इसी तरह के स्ट्रक्चर्स रेडी किए जाते थे जिससे साधुओं को या जो भी यहाँ पे रह रहा है उनको रहने के लिए कन्वीनियंट रहे। स्टेट म्यूजियम के बाहर, जो कि बिल्कुल मेन रोड पे ही है और मास्टर कैंटीन से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैं आई हूँ शेयर्ड ऑटो से, जिसके लिए मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ पे किया मास्टर कैंटीन से यहाँ तक आने का। और इसका जो एंट्री फीस है वो 20 रुपीज़ है, जिसमें अंदर जाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज जो है स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, बिकॉज़ यहाँ के CM के फादर का बर्थडे है, तो 2 दिन का हॉलीडे।
भुवनेश्वर में रात के 9 बजे के बाद आपको मार्केट्स क्लोज और रेस्टोरेंट्स भी बंद से मिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ लोकल घूमने के लिए साइकिल भी हायर कर सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर में कोई प्लेस ढूंढ रहे हैं शॉपिंग के लिए तो मार्केट बिल्डिंग वो प्लेस है जहाँ आप लोकल शॉपिंग कर सकते हैं। अभी मैं उसी मार्केट में हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक और चहल पहल हो रही है। अब मैं आ गई हूँ मुक्तेश्वर मंदिर में। इसे केदार गौरी स्टॉप के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आप रिक्शा हायर कर रहे हैं तो आप केदार गौरी बोलेंगे तो ऑटो वालों को इजीली समझ आ जाएगा। मैं 15 रुपीज़ दे के यहाँ तक पहुँची हूँ। बड़ा सस्ता सा टूर मैं कर रही हूँ और आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वही यूज़ करें। चलिए अब घूमते नहीं हैं, इनफैक्ट दर्शन करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर के। अभी जो मेरे बैक साइड में है वो है मुक्तेश्वर मंदिर, जो ओडियाई कला का बिल्कुल साक्षात प्रतिरूप आपको दिखाई देगा। शिव जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी कहीं पे भी अलाउ नहीं होती है, वैसा ही यहाँ पे भी है। अंदर बिल्कुल जाके नहीं कर सकते, बट बाहर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको दिखाया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो नाग, नागिन, वानर जीव और बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती हुई मूर्तियाँ, और ऐसा लगता है कि आपसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है। हालांकि कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जो खंडित हो गई है, जिस वजह से आप उनको मतलब प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर रही है। आपको नहीं पता चल पाएगा कि वहाँ पे क्या वो शो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बची हुई मूर्तियाँ उनसे आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि एक स्टोरी है जो शायद पूरे मंदिर में दिखाने की कोशिश की गई है। मैं निकल चुकी हूँ मुक्तेश्वर मंदिर से लिंगराज टेम्पल की तरफ, जो सिर्फ 850 मीटर का डिस्टेंस था। तो आई थॉट कि मुझे बाय वॉक ही कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कल नाइट में भी आई थी, इसलिए मुझे रास्ते का आइडिया था। वैसे मैप पे भी बिल्कुल करेक्ट लोकेशन ये दिखा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ लिंगराज टेम्पल की तरफ। अभी मेरे बैक साइड में जो है ये है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फ़ोन्स कुछ भी अलाउ नहीं है। जिस प्लेस पे मैं अभी खड़ी हूँ ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप इसके सीन्स कुछ कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। बेसिकली लिंगराज जो है वो शिवजी का ही दूसरा नाम है, तो शिवजी के ही बहुत से रूप का मंदिर जो है अंदर बना हुआ है। अंदर जाने से पहले आपको शूज़ एंड एवरीथिंग बाहर ही डिपॉजिट करके जाना होता है, तो मैं अंदर से आपको व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। जो बेस्ट व्यू मैं आपको दिखा सकती हूँ वो यही है। लिंगराज टेम्पल से ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर की वॉक करके फाइनली मैं राजा रानी टेम्पल की तरफ जा रही हूँ, और जिसकी एंट्री फीस 25 रुपीज़ में पे कर चुकी हूँ। राजा रानी टेम्पल को लव टेम्पल भी बोला जाता है। इसे 11वीं सेंचुरी में वासुदेव टेम्पल के साथ ही बनवाया गया था। धूप में चल चल के थकान तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे आके अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली मैप पे गलत लोकेशन पे पहुँच गई थी मैप से। अब जब करेक्ट लोकेशन पे आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा पेड़ वेड़ है तो अच्छी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ा चिल करके अंदर की तरफ जाऊँगी।
अब बात कर लेती हूँ मैं भुवनेश्वर की अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में। भुवनेश्वर जैसा इसका नाम है, अगर हिंदी में या फिर आपको बोले संधि विच्छेद अगर आपने सुना है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भुवन प्लस ईश्वर। भुवन शिव जी का दूसरा नाम है और ईश्वर यानी कि देवता भगवान। तो ये शिव जी की नगरी है जहाँ पे शिवलिंग बहुत सारे स्थापित हुए हैं। लिंगराज जो मंदिर है उसमें शिवलिंग जो स्थापित किया गया है वो बहुत ब्राइट है, और भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो मैं आपको टाइम टाइम पे पूरा दिखाई हूँ। अगर बात करें ओवरऑल कॉस्टिंग की, तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे मैंने किया तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सब घूमने मिल जाएगा। सिर्फ एक शांति स्तूप को छोड़ के बाकी सारी जगह पे जाने के लिए आपको स्टेट बस जो है वो भी मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा जो शेयर्ड होते हैं वो भी मिल जाएंगे, तो प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल यही है। मैं आपको एक बार टोटल कॉस्टिंग का आइडिया दे देती हूँ। मैं मान के चलती हूँ अगर आप ट्रेन से भुवनेश्वर आ रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ स्लीपर क्लास का मैं टिकट मान के चलती हूँ, तो 2000 रुपीज़ आपका भुवनेश्वर का आने और जाने का हो जाता है। होटल यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ में डिसेंट सा होटल मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक दिन का स्टे लेना होगा। नेक्स्ट डे आप चेकआउट करके अपना लगेज रख के घूम सकते हैं जैसा मैंने किया है। तो 1000 रुपीज़ आपका होटल का हो जाएगा। तो ओवरऑल 3000 रुपीज़ ये हो गया। एंड नेक्स्ट लोकल अगर ट्रांसपोर्टेशन और इन सब पे बात करें, एंट्री फ़ीस और सब मिला के, तो 500 मैक्स में आप कवर कर सकते हैं। तो 3500 ये हो गया। उसके अलावा और खाना एंड ऑल का फूड एक्सपेंडिचर वगैरह वैसे वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको फूड प्लेसेस का वीडियो भी मैं मतलब दिखाऊंगी, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये सब मिला के आप ओवरऑल 4000 में भुवनेश्वर को आराम से घूम सकते हैं ईजीली, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर आप कैब वगैरह लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस थोड़ी सी आ जाएगी, फिर भी 5000 में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर एक बार ज़रूर आइएगा।